चलिए शुरू करते हैं अगला पाठ। पाठ 3, पृथ्वी की गति। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की है, पहला घूर्ण और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। वह सूर्य के चारों ओर एक ही स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। आगे देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसा कि मैं आपको फिगर के द्वारा बताता हूँ, चित्र में देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव से ये देखिए ये 66.5 डिग्री क्या है, यहाँ से अपना एक कोण बनाता है। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना कोण बनाता है। और पृथ्वी की जो कक्षीय समतल पर जो लंब है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कक्षीय समतल है वहाँ से पृथ्वी उत्तरी ध्रुव पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। और उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी की कक्षीय समतल कितना यहाँ पे बताया जा रहा है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, तो कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, सूर्य से अपनी प्रकाश को प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे वाले भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसा कि मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, यहाँ देखिए, यह देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया प्रदीप्त वृत्त। ये आपका पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपका प्रदीप्त वृत्त यहाँ पे खींचा गया है। तो जिस में पृथ्वी पर जहाँ तक सूरज की रोशनी पड़ती है उस इलाके में क्या होता है, दिन होता है। और जिस इलाके में, आधे इलाके में क्या है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, तो वहाँ पे क्या है, रात होती है। तो यहाँ पे रात होगी और आधे में दिन होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और ये जो बांटता है इसको, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो यानी प्रदीप्त वृत्त के एक हिस्से में रात होती है और एक हिस्से में दिन होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि वह एक जो चक्कर है पृथ्वी पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का दैनिक गति। यही क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। तो जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, जो कि 24 घंटे में पूरा होता है। और जब वो सूरज का एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण, जो कि 365 दिन में लगभग पूरा करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नीचे की ओर, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा। यानी एक हिस्से में क्या रहेगा, दिन रहेगा, और वहाँ पे क्या होगा, हमेशा सूरज की रोशनी वहाँ पे आएगी और वहाँ पे गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड वहाँ पे पड़ेगी। और इस तरह की अवस्था में वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी का घूमना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। जो दूसरी गति होती है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी, उसी को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष यानी लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए हम 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो ये जो 6 घंटे हैं हम लीप वर्ष के दौरान इसको ऐड करते हैं जब फरवरी में 29 दिन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और यह परिक्रमण 365 दिन में लगभग एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई गई हैं। देखिए,
4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 365 दिन और 6 घंटे होता है, वो 6 घंटे को हम हटा के सिर्फ 365 दिन को देखते हैं और वो 6 घंटे को हम 4 साल में जोड़कर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर समझते हैं। इसके अलावा दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। उस दिन को जो 6 घंटे जो 24 घंटे बनता है उसको हम फरवरी के महीने में जोड़ लेते हैं और हर प्रत्येक चौथे वर्ष मतलब 4 साल के बाद फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। जिसमें कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, लीप वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की दीर्घाकार वृत्ति पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या करना होता है? चक्कर लगाती है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है दीर्घाकार रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे बोला गया है कि एक वर्ष में जो गर्मी है, सर्दी है, वसंत है, शरद है, इन ऋतुओं में बांटा गया है और ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति है वो परिवर्तन के कारण होता है। तो पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर परिक्रमण करती है तो परिवर्तन होता रहता है पृथ्वी की स्थिति में और उसी कारण ये जो गर्मी है, सर्दी है, वसंत और शरद ऋतु आती है। जैसा कि मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए ऊपर, यहाँ देखिए ये आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक, सूर्य के नीचे देखिए जरा, यहाँ पे आते हैं हम। सितंबर, 23 सितंबर का यहाँ पे दिन दिखाया जा रहा है। 23 सितंबर के दिन यहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त, ये जो आपको दिख रहा है, ये वृत्त जो दिख रहा है ये आपको विषुवत वृत्त दिख रहा है। 23 सितंबर वसंत ऋतु का दिन शुरू हो जाता है। 23 सितंबर को यहाँ पर सूरज की देखिए रोशनी, शरद ऋतु यानी विषुवत वृत्त पे जब ये रोशनी पड़ती है इधर, तो ये 23 सितंबर के दिन पड़ता है और यहाँ से वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। फिर देखिए 23 सितंबर को सूरज के बिल्कुल पास में, यहाँ पे सूर्य के पास बिल्कुल पृथ्वी यहाँ पे नज़दीक में पहुँचती है। फिर आगे देखिए, आगे है ग्रीष्म ऋतु। दक्षिण गोलार्ध में, यहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ता होगा उस समय? शीत ऋतु पड़ता होगा। ठीक है, उत्तर का जितना गोलार्ध यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें क्या पड़ता होगा? शीत ऋतु पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ता है? ग्रीष्म ऋतु। आपको मैंने बताया था कि ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसमें ग्रीष्म ऋतु पड़ता है और दक्षिणी अयनांत में ये 22 दिसंबर के दिन होता है। मतलब 22 दिसंबर के दिन आपको ये देखने को स्थिति मिलती है यहाँ पे। तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का शुरुआत जो होती है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ देखिए 21 मार्च शरद ऋतु, यहाँ पे क्या है? शरद ऋतु को देखने को हमें मिलता है 21 मार्च। वसंत ऋतु यहाँ पर विषुवत वृत्त यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सूरज की रोशनी इस समय ये पृथ्वी पास होती है और यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, ये 21 मार्च को होता है। आगे देखिए, आगे आपका उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे आपको देखिए, इधर देखिए, ये थोड़ा ये पृथ्वी दूर होती है। यहाँ पर जो रोशनी पड़ती है इस जगह पे, यहाँ पे धूप ज़्यादा होगी। ये दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या होता है? नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक, यहाँ पे नीचे की ओर झुक जाता है तो यहाँ पे शीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है और उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर की ओर क्या मिलता है? हमें गर्मी देखने को मिलती है। ये 21 जून को होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक जो गर्मी होती है वो 21 जून को पाई जाती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जो होती है वो 22 दिसंबर को देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जो होती है वो यहाँ पर 22 दिसंबर को होती है। यहाँ देखिए वसंत ऋतु, ये 23 सितंबर को होता है। ठीक है, और ऊपर देखिए, ऊपर है ये वसंत ऋतु यानी 21 मार्च से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो इसकी रोशनी पड़ती है सूरज की वो इस प्रकार से पड़ती है। ठीक है, विषुवत पे, और इधर इस तरफ विषुवत पे पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे शरद ऋतु नीचे की ओर होता है दक्षिणी की तरफ और इधर वसंत ऋतु उत्तर की तरफ होता है। इसमें 23 सितंबर को शरद ऋतु उत्तर की ओर होता है
और वसंत ऋतु दक्षिण की ओर प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से मौसम का जो हेर फेर होता है इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है, यानी गर्मी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की और वहाँ पर अधिक गर्मी देखने को मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में ये इधर क्या पड़ती है, ज़्यादा क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी तरीके से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। 21 जून को सूरज सर पे होता है और गर्मी अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो ध्रुव के निचले इलाके में, ध्रुव के पास वाले जो क्षेत्र है उसमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले लगभग 6 महीने तक लगातार वहाँ पे दिन रहता है। ठीक है, लगभग वहाँ पे क्या रहता है, 6 महीने तक दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको इस प्रकार से। यहाँ देखिए ये जो इलाका इधर ये उत्तरी ध्रुव का है, तो यहाँ पर 6 महीने दिन होता है। जब ये 6 महीने तक जब ये पृथ्वी घूमते घूमते जाती है तो 6 महीने सूरज की रोशनी वहीं पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ पर 6 महीने तक दिन ही होता है। ठीक है, आगे देखिए इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होती है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है 21 जून को पृथ्वी पर दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, और इसके दक्षिणी में जो होता है वहाँ पे शीत ऋतु देखने को मिलती है और यहाँ पे जो दिन होता है वो छोटी, जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तरी अयनांत कहते हैं। आगे देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, मकर रेखा पर क्या पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं यानी सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, मतलब जो लंबे दिन होते हैं वह रातें छोटी होती हैं और ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए मकर रेखा पर इसकी जो रोशनी होती है सूर्य की वो सीधी पड़ती है, यानी दक्षिणी अयनांत में ज़्यादा रोशनी देखने को मिलती है और उत्तरी अक्षांश में कम। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु दक्षिण की तरफ ग्रीष्म ऋतु 22 दिसंबर के समय देखने को मिलता है और इसे हम दक्षिणी अयनांत भी कहते हैं। और उत्तरी जो गोलार्ध होता है वहाँ पे शरद ऋतु देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे देखिए, और इस प्रकार से वहाँ लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा हो रहा होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दक्षिणी अयनांत कहाँ पे है। ये रहा, देखिए ये रहा, ये आपका दक्षिणी अयनांत है, ये 22 दिसंबर। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है और ऊपर वाले हिस्से में इसका अपोजिट यानी ठंडा मौसम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है क्योंकि वो दक्षिणी अयनांत में आता है, इसलिए वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही क्रिसमस को मनाया जाता है। लेकिन भारत में क्या है, भारत उत्तर की तरफ देखने को ऊपर की तरफ हो जाता है कर्क रेखा के, तो वहाँ पे शरद ऋतु होती है और वहाँ पे 22 दिसंबर के समय क्रिसमस मनाया जाता है। मतलब 22 दिसंबर जो होता है वहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहाँ पे जो इनका अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे रातें छोटी और दिन वहाँ पे लंबे होते हैं, तो इसका अपोजिट कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु
वो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। आगे है 21 मार्च। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जो विषुवत वृत्त जो होता है 0 डिग्री, वहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे हम विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ, ये देखिए, ये जो है सूरज की रोशनी विषुवत वृत्त पर पड़ता है यहाँ पे, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विषुव। यहाँ पे दिन और रात एक समान होता है, जितना दिन होगा उतने टाइम रात भी उतनी ही होती है, और ये सूरज के बहुत पास होते हैं उस दौरान। ठीक है, आगे देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। यानी 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, यानी जस्ट उसका अपोजिट। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु देखने को मिलता है, उसके अपोजिट 21 मार्च को विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी जो होती है जब वो घूर्णन करती है और परिक्रमा करती रहती है सूर्य के चारों ओर, तो उसी दौरान घूर्णन के दौरान दिन और रात होता है, और परिक्रमण के दौरान ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो मैंने अंडरलाइन किया उसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, घूर्णन की परिक्रमण को परिभाषा, लीप वर्ष, उत्तर व दक्षिण अयनांत में अंतर, विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध स्थित ध्रुव पर लगभग 6 महीने दिन व 6 महीने रात क्यों होती है, ये सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। आप मेरे जो अंडरलाइन जो मैंने किया है उसको आप नोट कर लेंगे, सब आपको उत्तर इसमें देखने को मिल जाएगा। नीचे देखिए, नीचे आते हैं उत्तरी ध्रुव। सही उत्तर चिन्ह पर हमें क्या करना है? टिक मारना। क्वेश्चन इसमें से बहुत बार सीटेट में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम कहते हैं परिक्रमण, और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किस दूसरे चैप्टर पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ही आपको ऐसी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।